नमस्कार, मैं हूं निशी शर्मा। आप देख रहे हैं जनप्रवाद न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं रघुविंद्र प्रताप सिंह जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं चाहूँगी और जानना चाहूँगी, मैं और हमारे दर्शक सभी जानना चाहेंगे, क्या आप हमें संक्षेप में अपने बारे में कुछ बताइए सबसे पहले। देखिए, मैं राघवेंद्र सिंह हूँ, हरदोई डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं 90 में नोएडा आया था और वहाँ 90 से मेरा मज़दूरों के प्रति लगाव रहा। मैं चूँकि खुद भी मज़दूर खान फैमिली से था, बहुत बड़ी फैमिली हमारी नहीं थी, तो उसके बाद चूँकि मज़दूरों की पीड़ा मैंने खुद ने भी झेली थी, इसलिए मुझे लगा कि समाज में मज़दूरों की बात करने वाला कोई आदमी नहीं है। 98% आबादी के बाद भी मजदूर पीड़ित है और इसको तमाम जाति धर्मों में बांटने का काम लोगों ने किया, जिसने कहीं ना कहीं मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि मज़दूरों की बात हमको करनी चाहिए और मज़दूरों के बीच रह करके काम करना चाहिए। इसलिए मैंने एक गैर राजनीतिक संगठन है हिंद मजदूर सभा, जो देश का चौथा बड़ा फेडरेशन है, उसमें शामिल होकर के और मज़दूरों के लिए काम करना मैंने 90 से शुरू किया। तो सर, अब आप राजनीति में आना चाहते हैं, जैसे कि अब आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप राजनीति में आना चाहते हैं। देखिए, राजनीति का जहाँ तक सवाल था, मैं मजदूर संगठन में भी राजनीति तो होती ही है, लेकिन मैंने दलीय राजनीति में कभी अपने आप को नहीं डाला। मैं किसी दल का सदस्य नहीं रहा कभी, न किसी दल में मैं कभी गया। मुझे लगा जो मौजूदा परिवेश है, इस पे निश्चित तौर से अब सिर्फ मजदूर संगठन के रूप में काम करने से हम मजदूरों का उतना लाभ और उतनी भलाई नहीं कर पा रहे हैं जितनी होनी चाहिए थी। वर्तमान परिस्थितियों में सरकारों की स्थितियां बहुत खराब हो गई हैं और मजदूरों के प्रति लोगों का जो झुकाव या मजदूरों का प्रशासनिक लोगों का एक झुकाव होता था, वो दिन पर दिन खत्म होता चला गया। पूरा का पूरा सरकारों का जो झुकाव है वो उद्योगपतियों पूंजीपतियों की तरफ हो गया है। तो मुझे लगा कि नहीं, अब सिर्फ मजदूर संगठन के दम पर हम मजदूरों की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और हमको एक राजनीतिक पार्टी का साथ चाहिए होगा। मैंने बहुत इस पे चिंतन किया, मनन किया, अपने लोगों से बात की, तमाम मजदूर साथियों से इस पे चर्चाएं हुई, तो हम निकल के आए कि तमाम सारी पार्टियां कोई जातिवाद पर हैं, कोई धर्मवाद पर हैं, कोई क्षेत्रवाद पर हैं। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्म से की राजनीति नहीं करता है, और ये निसंदेह है कि कांग्रेस ने मजदूरों के लिए अपने शासनकाल में बहुत काम किया है। जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हुए मजदूरों के लिए, देखिए पहले की स्थितियाँ और आज की स्थितियाँ बड़ी विपरीत हो गई। कांग्रेस के टाइम पे बहुत सारे कानून बनाए गए मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण के लिए। मौजूदा सरकार ने वो सारे कानूनों को ख़त्म करने का काम किया। 33 श्रम कानूनों को ख़त्म करके 3 लेबर कोड बिलों में उसको समेट दिया, उसका समायोजन करने का काम किया, जो कि मौजूदा परिस्थितियों में मजदूरों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला वर्तमान सरकार ने किया है। इन सब चीज़ों को सोचते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया। तो इस बार आप चुनाव चाहते हैं, मतलब आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? नहीं, मेरा चुनावी राजनीति में मैं नहीं जाना चाहता अभी, और ना ही मेरी कोई ऐसी मंशा है कि हमको कांग्रेस चुनाव लड़ाए, और ना ही मैं चुनाव लड़ने के मूड में हूँ। मैं सिर्फ इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है कि मजदूरों की बात कांग्रेस पार्टी के अंदर उसको उठाने का काम करें, और कांग्रेस चूँकि आज एक मुख्य विपक्षी दल है भारत का, तो वो मजदूरों की बात और प्रमुखता से उठा सके और उसको मजदूरों को लाभ मिल सके, और जो कानूनों में अमेंडमेंट हो रहे हैं इन पे कम से कम सरकार पे दबाव बनाया जा सके कि इन कानूनों को वापस कराया जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा, किसान बिल आए थे, इन्होंने कोविड काल का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने किसान बिल लाए और उनको वापस लेना पड़ा। यही इन्होंने फ़ायदा कोविड काल का उठाया है और मज़दूरों को इन्होंने गुलाम बनाने की साजिश रची है। मेरा सिर्फ यही है कि एक कांग्रेस का पैनल मजदूरों को अगर मिल जाएगा, कांग्रेस का साथ मजदूरों को मिलेगा, तो निश्चित तौर से मजदूरों की बेहतरी के लिए काम हो सकेगा। यानी कि सर, आप कांग्रेस पार्टी में मजदूरों की भलाई के लिए आना चाहते हैं, और यदि आप पार्टी में आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मजदूरों के लिए काम करेंगे। निश्चित तौर से मैं मजदूरों के लिए ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और मैं आपको बता दूं, नोएडा बसाने का काम कांग्रेस पार्टी का है। जी। कांग्रेस पार्टी ने इस शहर को बनाया था 1974 में, तब से और अब तक इसका डेवलप किया गया था। नोएडा का मूल रूप से एक ढांचा था कि ये बिल्कुल रेजिडेंशियल तो नहीं थी। अब जो प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है नोएडा में, ये भाव नोएडा का नहीं था। नोएडा का अगर भाव देखेंगे तो यहाँ औद्योगिक विकास की बात की गई थी, और अब इसीलिए आप देखेंगे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण इसका नाम रखा गया था।
और उस उद्योगों के विकास के साथ साथ मजदूरों के विकास की भावना भी कांग्रेस में थी। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा, नोएडा में जहाँ भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहाँ भी औद्योगिक नगर हैं, चाहे गाजियाबाद हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, आगरा हो, गोरखपुर हो, इन सभी में मजदूरों को रहने के लिए मकान बनाए गए हैं और श्रम कॉलोनियाँ स्थापित हैं और सब जगह श्रम कानून बनाए गए। लेकिन नोएडा में एक इतनी बड़ी आबादी और एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद भी आज तक मजदूरों के लिए एक मकान यहाँ पर का निर्माण नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूँ सरकार से कि आखिर नोएडा का जो मजदूर है उसको रहने की क्या व्यवस्था है इनके पास। पिछले चुनावों में भी सरकारों ने वादे किए, हर चुनाव में सरकार वादा करती है, पार्टियां वादा करती हैं कि मजदूरों की भलाई के लिए काम होगा, मजदूरों के उनकी शिक्षा के लिए काम होगा, लेकिन न शिक्षा, न रहना, न खाना, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका आप लोगों ने बड़ी आसानी से अभी बहुत भूला नहीं जा सकता कोविड काल को। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से मजदूरों की क्या स्थितियां हुई हैं। सर, जैसे कि देखा जाए 1989 के बाद में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है, तो आपको क्या लगता है इस बार भारी सत्ता में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आएगी या फिर आपको क्या लगता है उस बारे में? देखिए, आप एक चीज़ देख लें, देश की बहुत बड़ी आबादी, या मैं ये कहूँ कि 98% देश में मजदूर है, जिसमें उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मजदूर है। जो किसान था हमारा, सरकार की नीतियों ने किसान को भी मजदूर के रूप में तब्दील करने का काम कर दिया। मजदूरों की संख्या दिन पर दिन बढ़ी है, किसानों की संख्या दिन पर दिन घटी है। उद्योगपतियों की संख्या उनके धन से बढ़ रही है, उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है, उनका धन बढ़ रहा है। तो अगर मजदूरों को सही दिशा मिल पाई और कांग्रेस पार्टी जो हमारे मजदूरों की बात को सही से समझ पाई और अपनी बात अगर उन्होंने मजदूरों को समझा पाई, तो कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। सर, जैसे देखा जाए अभी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एक अभियान चला रही हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उनका इस बार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वो इस अभियान के तहत जीतना चाहती हैं, कि उनको लगता है कि इस अभियान के तहत वो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये अभियान और जो आप मजदूरों की बात कर रहे हैं वो किस हद तक कामयाबी मिलेगी उन्हें इसमें? देखिए बहन, प्रियंका जी का अभियान सराहनीय है और एक नारी शक्ति के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई है वो बहुत बड़ा कदम है और निश्चित तौर से उससे कांग्रेस को बहुत आसानी से लड़ाई में रहेगी और जीत हासिल करने का काम करेगी। लेकिन मैं बहन प्रियंका जी से भी एक निवेदन करना चाहूँगा। जो एक नारा हमेशा सरकारों का रहा है कि मजदूर है मजबूर है, लेकिन आज की परिस्थिति ये नहीं है और कांग्रेस को मजदूरों के साथ खड़े होकर के ये दिखाना होगा कि मजदूर मजबूर नहीं बल्कि मजदूर मजबूत है। जी सर, जैसे देखा जाए अभी उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 40% का टिकट देने वाली है, तो आपको क्या लगता है इससे कांग्रेस पार्टी को कहां तक कामयाबी मिलेगी, कितनी कामयाबी वो हासिल कर पाएंगे इसमें चुनाव जीतने में? देखिए, निश्चित तौर से महिलाओं की आबादी 50% है। अभी तो कांग्रेस ने कहा है कि 40%, उसका मैं स्वागत करता हूं। महिला शक्ति को निश्चित तौर से आगे आना चाहिए और जब प्रदेश की 40% महिलाओं को अगर कांग्रेस टिकट देगी, जो कि आज तक किसी पार्टी ने नहीं दिया है, सिर्फ नारी शक्ति की बात करके दूसरी पार्टियां सिर्फ महिलाओं का शोषण हुआ है, तमाम सारी चीज़ें घटनाएँ आप रोज़ देखती हैं, तमाम सरकारें वादे करते हैं लेकिन उसका कोई लाभ महिलाओं को नहीं मिल पाया, ना वो किसी आगे बढ़ पा रही हैं। और अगर उनको मौका मिले तो निश्चित तौर से महिलाएं आगे बढ़ने का काम करेंगी। और आपने देखा है कि जिन जिन महिलाओं को, हमारी बहनों को, जिनको आगे बढ़ने का मौका मिला है वो बड़ी हैं, देश की राष्ट्रपति बनी हैं, देश की प्रधानमंत्री बनी हैं। आप देख लें, अभी कल्पना चावला जी को देख लें कि वो अंतरिक्ष तक की यात्रा उन्होंने तय की है। तो हमारे यहाँ जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं उन्होंने नारी शक्ति को दबाने का काम किया, उनको घर में समेट के रखने का काम किया है। जो पहली बार बहन प्रियंका गांधी जी ने ये कदम उठाया है, निश्चित तौर से सराहनीय कदम है और इससे बहुत बड़ा लाभ कांग्रेस को प्रदेश में मिलने जा रहा है। सर, जैसे देखा जाए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज के समय में भाजपा का एक बहुत बड़ा गढ़ है, तो उससे निपटने के लिए आपकी क्या रणनीति है? कांग्रेस सरकार की क्या क्या रणनीति है, कैसे वो उनसे लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई गढ़ नहीं है उत्तर प्रदेश। उन्होंने तमाम लोगों को बांटने का काम किया है, उन्होंने किसानों को बांटने का काम किया है, उन्होंने मजदूरों को बांटने का काम किया है, उन्होंने धर्म की राजनीति की है, उन्होंने जाति की राजनीति की है। इसको कोई गढ़ नहीं कहा जा सकता। गढ़ की जब आप बात करते हैं तो विकास कार्यों की बात हो। मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए कि उसने मजदूरों के लिए कोई 5 काम किए हों,
उन्होंने किसानों के लिए कोई काम किया हो, उन्होंने प्रदेश और देश की महिलाओं के लिए कोई काम किया हो, उन्होंने देश के नौजवानों के लिए कोई काम किया हो, ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया है। और इसके लिए कांग्रेस की कोई रणनीति हमको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि जो भारतीय जनता पार्टी की असफलताएं हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो मजदूरों की बदतर हालतें हुई हैं, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, उनको खाने के लिए नहीं है, उनकी शिक्षा नहीं है, उनके कपड़े नहीं है, इस पर कांग्रेस पार्टी को फोकस करना चाहिए। और अगर इस पर कांग्रेस पर हम लोग फोकस कर पाए तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का कोई किला उला और गढ़ नहीं है, उसे ढहने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है और ये देश प्रदेश की नहीं बल्कि देश की भी एक भारी समस्या है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी की इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं रही है। यदि अगर आगे चल के कांग्रेस पार्टी की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी महंगाई को कम करने में, क्या आपका क्या ख्याल है उस बारे में? देखिए, आपने देखा है कि कांग्रेस की जब जब सरकारें रही हैं उसमें विकास के काम हुए हैं और महंगाई इतनी नहीं रही है। आपने देखा है कि ये लोग 2 रुपए भी पेट्रोल पड़ता था तो ये बैलगाड़ियों पे लेके निकल पड़ते थे। प्याज के 1 रुपया बढ़ा तो मालाएं पहन के बैठ जाते थे। आज वो सारे लोग कहाँ हैं? पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर चला गया है, डीजल 100 रुपए छूने वाला है, शतक लगाने वाला है। बेरोजगारी का आंकड़ा आप लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हो चुकी हैं। इन्होंने सार्वजनिक उद्योग जो थे हमारे, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो और तमाम जो चीज़ें हैं, कारखाने हों, सब इन्होंने बेचने का काम किया है। मैं तो इनसे सीधा सीधा जब जानना चाहता हूं कि जब सब कुछ आपको बेच ही देना है, एक तरफ तो ये कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि देश नहीं झुकने देंगे, देश नहीं बिकने देंगे। मैं जानना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि भाई देश में इन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ छोड़ दी है जिसका इन्होंने सौदा नहीं कर लिया। प्लेटफार्म इन्होंने बेच लिए, एयरलाइंस ये बेच रहे हैं, एयरपोर्ट ये बेच रहे हैं, कारखाने जो हमारे प्रॉफिट में वो बेच रहे हैं, तेल कारखाने वो बेच, कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है सार्वजनिक चीज़ जो हमारे देश की धरोहर थी, हमारी पूंजी थी, जिसके दम पर आपने देखा होगा मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने इतना बड़ा जब पूरे देश में, पूरे संसार में वो चीज़ें आ गई, लेकिन हमारे देश में उसका कोई असर नहीं हुआ। तो इसका श्रेय कांग्रेस का है। कांग्रेस हमेशा विकास में भरोसा करती है और हर आदमी के विकास में भरोसा करती है, हर आदमी के देश के विकास में भरोसा करती है और अपनी संपत्तियों को, अपनी संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास कांग्रेस हमेशा करती है और उसने बचाए रखा है। आज ये कहते हैं, आप मुझे बता दें कि एक डिस्पेंसरी पूरे प्रदेश में इन्होंने बनाई हो, उसका नाम बता दें। ये यम्स की जब बात करते हैं तो यम्स का जो स्ट्रक्चर है वो कांग्रेस का है। इन्होंने काम किया, ठीक है, क्या काम? 5 काम ये अपने बता दें कि इन्होंने किसके किसके लिए क्या काम किया है। तो इन्होंने कोई विकास नहीं किया, इन्होंने देश का विनाश कर दिया है, देश को बांट के रख दिया है। हम पड़ोस में जब आप देखते हैं हर त्यौहार हम साथ साथ मनाते थे, हर त्यौहार पे मैं देखता हूँ कि बीजेपी की जो आपकी ये मीडिया सेल है, जो इनकी सोशल मीडिया सेल है, वो हर त्यौहार से पहले तरह तरह की चीज़ें लाने का काम कर देती है, जो समाज को बांटने का काम करता है। मुझे नहीं लगता कि देश इनके हाथों में सुरक्षित है। तो सर, आपको लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो महंगाई तो खत्म होगी ही होगी, उसके बाद में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास पे काम नहीं कर रही है? देखिए, निसंदेह है ये विकास पर कोई काम नहीं किया। हम तो बड़ा साफ कहते हैं, ये लोग बैठ के बात कर लें, बता दें कि इन्होंने क्या विकास किया है देश का। क्या रेल को बेचना विकास कहेंगे आप? क्या एयरपोर्ट को बेचना विकास कहेंगे आप? क्या तेल कंपनियों को बेचना विकास कहेंगे आप? क्या मंडियों को बेचना विकास कहेंगे आप? क्या बनाया क्या? विकास का मतलब है बनाना। बनाया क्या? एक चीज जो बनी हुई थी, हमारी सौहार्द, आपसी जो सौहार्द बना हुआ था, उसको भी इन्होंने तोड़ने का काम किया। तो विकास का मतलब बनाना है, उसको बेचना या मिटाना नहीं है। सर, जैसे कि कहा जाता है कांग्रेस पार्टी घर में ही राजनीति करती है। यदि घर से ऊपर, उनकी परिवार से ऊपर कोई नेता उन्हें लगता है कि वो उभर के आता है तो उसे हटा दिया जाता है। यही वजह है शायद कि कांग्रेस पार्टी छोड़ के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब मुझे अभी कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी की सदस्यता दी
तो मैं तो इस लायक बहुत बड़ा नेता नहीं था। मैं तो मजदूरों के बीच नोएडा में काम करने वाला आदमी हूँ। मुझे उन्होंने अपनी पार्टी में स्थान दिया है, अपना पार्टी की सदस्यता दी है और हमसे कहा है कि आप शहर में काम करिए, लोगों मजदूरों के बीच आप काम करिए। तो ये कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो आप देखते होंगे बरसात के समय तमाम सारे मेढक तालाब से निकल के बाहर आते हैं, फिर तालाब में कूदने का काम करते हैं। ये जो स्वार्थी लोग हैं जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, जिनको सत्ता का सुख भोगना है, ऐसे लोग हैं। कांग्रेस ने कभी ऐसी राजनीति नहीं की है। कांग्रेस का जो वर्कर है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस के प्रति समर्पित है और पूरी तरीके से पूरी संपूर्ण भावना से उसके साथ काम कर रहा है। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि आपने मेरे सभी प्रश्नों का वाकई बहुत सही तरीके से उन सबके जवाब दिए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर किसी हस्ती के साथ गुफ्तगू करेंगे। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।